हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं एसएस चंद्रावत। स्वागत है सभी का आदर्श एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर, जहां पर सरफेस कैरियर इंस्टीट्यूट झालरापाटन की ओर से आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है 12th क्लास के साथ ही बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और इसके अलावा अदर सब्जेक्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप लोग अपने मित्रों के साथ इस ऐप को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी प्यारे बच्चों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हो गया हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, और बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में अपन पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर लेसन 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना के बारे में अपने बात हो रही है, और परमाणु की संरचना के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक जानकारी मैं आप लोगों को पिछले सेशन में दे चुका हूं। तो जिन भी प्यारे विद्यार्थियों ने पिछले सेशन नहीं देखे हैं वो ध्यानपूर्वक उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज के सेशन में मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से, और वो है परमाणु कक्षकों के बारे में। परमाणु कक्षकों में एस और पी कक्षक, इन दो के बारे में अपन पिछले सेशन में बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है और वो है डी परमाणवीय कक्षक। डी परमाणवीय कक्षक। अब प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं अपन सबसे पहले इसके आकार के बारे में। तो देखो इसका आकार कैसा होता है, आप लोगों को बताया हुआ है मैंने। इसका आकार द्विडंबलाकार होता है। द्विडंबलाकार होता है, ठीक है। द्विडंबलाकार का मतलब ये हुआ, अर्थात इसमें 4 पालियां होती हैं। कितनी पालियां होती है प्यारे विद्यार्थियों? इसमें होती है 4 पालियां, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इन पालियों में इलेक्ट्रॉन घनत्व के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, इसलिए इन्हें अपन इलेक्ट्रॉन घनत्व की पालियां भी कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इन पालियों में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक होती है, अतः इन्हें इलेक्ट्रॉन घनत्व की पालियां भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन घनत्व की पालियां भी इनको कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन इनके बारे में। तो जैसे इनके आकार के बारे में मैं आपसे बात करूं तो इस प्रकार का आकार इनका होता है। इस प्रकार का आकार इनका होता है। एक पाली ये बन गई है और एक पाली ये बन गई, इस प्रकार के आकार इनका होता है। अब यहाँ पर देखो, ये जो आपको पालियां नजर आ रही है, ये जिस बिंदु पर स्पर्श करती है इसको बोला जाता है नोडीय तल। इसको बोलते हैं अपन नोडीय तल, इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि जहां पर ये चारों पालियां एक दूसरे को संपर्क में आती है उस स्थान को अपन बोलते हैं क्या? नोडीय तल, उसको अपन कहते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अपन यहाँ पर इस डी कक्षक के बारे में। तो डी कक्षक के लिए आपको पता होना चाहिए, डी कक्षक के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान की बात करते हैं, एल के मान की बात करते हैं, तो एल का मान होता है कितना? 2 होता है, ये आप लोग जानते हैं। और यदि एल का मान 2 है तो फिर एम का मान कितना हो जाएगा? तो एम के मान हो जाएंगे यहाँ पर कितने होता है? -L से 0 और +L तक, यानी कि -L यानी कि -2। तो पहले आएगा -2, फिर आएगा -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा +1 और फिर आएगा +2। यानी कि टोटल कितने मान हो गए एम के? टोटल 5 मान हो गए हैं।
कुल 5 मान हो गए हैं किसके, m के, और यदि m के कुल 5 मान हैं तो जितने मान m के होते हैं उतने ही प्रकार के क्या होते हैं, कक्षक होते हैं। अतः अपन बोल सकते हैं, अतः d कक्षक 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो ये आप लोग सब जानते हैं। ये होगा dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुल 5 प्रकार के क्या होते हैं, डी कक्षक होते हैं। पूछा जाता है आप लोगों से कि ये सब क्यों है, 5 प्रकार के ही क्यों, ये अपन ने ये 5 प्रकार के क्यों होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है m का मान जितना ज्यादा होता है किसी भी कक्षक के लिए वो उतना ही प्रकार के कक्षक बनाता है। जैसे कि यहाँ पे m का मान कितना है d के लिए 5, कुल 5 मान आ रहे हैं -2, -1, 0, +1, +2। तो 5 मान आने के कारण कितने प्रकार का होगा, 5 प्रकार का होगा। कौन कौन से हैं, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये चीज अपने यहाँ पर कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की होते हैं, है ना। अब देखो इनके आकार के बारे में बात कर लेते हैं अपन कि सर ये तो आपने बता दिया, पर इनकी आकृति कैसी होती है इसके बारे में हमें बता दें। तो इनकी आकृति के बारे में अपन बात कर लेते हैं कि ये 5 कक्षक जो होते हैं इनको अपन किस प्रकार की आकृति इनकी होती है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग उसको देखते रहेंगे। देखो यहाँ पर जो ये पालियां होती है, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर ये अक्ष हैं, देखो जैसे अपन बात करते हैं इनके बारे में, तो मान लेते हैं अपन ने ये x अक्ष माना, ये y अक्ष माना। यहाँ पर पालियां जो होती है वो बीच में होती है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर dxy की, तो dxy में क्या होगी, पालियां जो होगी चारों पालियां कहाँ होगी, x और y के बीच में होगी। जैसे यहाँ पर इस प्रकार से ये लो, कहाँ पर होती है, बिल्कुल x और y के बीच में होती है। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर इस प्रकार से, तो ये y मान लिया मैंने और ये z मान लिया है इस प्रकार से, या फिर अपन इसको इस प्रकार से मान लेते हैं, ये x है, ये y मान लिया अपन ने, और ये एक्सिस जो है ये मैंने मान लिया क्या, z एक्सिस मान लिया है। ठीक है, तो पालियां कहाँ पर होगी, अगला आता है dyz, यानी पालियां कहाँ पर होगी, y और z के बीच में। देखो इधर ये y और z के बीच में आ गई इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो है dyz की संरचना होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये x, ये y, ये z हो जाएगा। ठीक है, तो अगला कौन सा आता है, dxz आता है, यानी पाली कहाँ पर होगी, x और z के बीच में। ये लो x और z के बीच में पाली आ जाएगी इस प्रकार से। तो ये dxz की संरचना हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन dx स्क्वायर वाई स्क्वायर की कैसी होगी सर। तो देखो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर की संरचना जो होती है ना, ये इन सभी से अलग होती है। यानी यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर पालियां जो होती है ना वो एक्सिस के ऊपर ही होती है, अक्ष के ऊपर ही होती है। जैसे यहाँ पर देखो इस प्रकार से 2 पालियां x अक्ष पर, 2 पालियां y अक्ष पर, इस प्रकार की संरचना होती है किसकी, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, एक बार मैं फिर इसको रिपीट से सही से बना देता हूँ। ठीक है, ये x है, ये y है। ठीक है, इस प्रकार से ये तो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर संरचना होगी। dz स्क्वायर की बात करता हूं मैं, तो देखो क्या होता है, dz स्क्वायर जो होता है ना, जैसे मान लेते हैं मैंने ये z एक्सिस मान लिया है यहाँ पर, तो dz स्क्वायर संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। इसमें क्या होती है, दोनों पालियां जो होती है वो 4 पालियां होती है ना, आपको पता है चारों पालियां इस प्रकार से एक ही z एक्सिस पर आ जाती है और इस प्रकार की संरचना यहाँ पर बन जाती है। ये होती है dz स्क्वायर की संरचना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर बता दिया है मैंने कि कुल 5 प्रकार के डी कक्षक होते हैं, xy, dyz, dxz, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ठीक है, x dxy dyz dxz में पालियां कहाँ होगी, अक्षों के बीच में होगी।
और यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में पालियाँ एक्स और वाई एक्सिस पे होगी, डी जेड स्क्वायर में यहाँ पर होगी केवल जेड एक्सिस पे होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर कि डी कक्षक जो होते हैं वो कुल 5 प्रकार के होते हैं। संरचनाओं का आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये बात होगी अपनी डी परमाणुवीय कक्षक के बारे में। आशा करता हूँ सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को यहाँ तक की विषय वस्तु बिल्कुल समझ में आ गई है। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट, और नेक्स्ट अपने लिए आता है तो वो है अपना एफ परमाणुवीय कक्षक। एफ परमाणुवीय कक्षक, एफ परमाणुवीय कक्षक। आपको पता होना चाहिए एफ परमाणुवीय कक्षक जो होता है इसकी आकृति जटिल होती है। कितनी होती है इसकी आकृति? जटिल होती है। ठीक है ना, बना नहीं सकते अपन इसको, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसकी आकृति जटिल होती है। एफ परमाणुवीय कक्षक के लिए एल का मान अपन बात करते हैं तो कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों, बताइए आप लोग? 3 होगा। एम का मान कितना हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए जब एल का मान 3 है तो एम का मान -एल से लेकर 0 और +L तक होगा, यानी कि -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, ये कुल कितने मान होंगे? टोटल मान होंगे यहाँ पर 7। कितने होंगे? कुल 7 मान होते हैं, और कुल 7 मान होंगे तो अपन क्या बता सकते हैं कि 7 मान, जितने मान आते हैं उतने ही प्रकार के कक्षक होते हैं, ये आप लोग जानते हैं। तो ये अपन क्या बोलेंगे? अतः एफ कक्षक 7 प्रकार के होते हैं। अब देखो विद्यार्थियों क्या होता है यहाँ पर कि इनकी आकृतियां निर्धारित नहीं है। आकृति क्या है? जटिल। और आकृति निर्धारित नहीं होने के कारण, आकृति जटिल होने के कारण अपन क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे कि इनके प्रकारों को भी अपन विभाजित नहीं कर पाते। बस इतना सा आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के ये होते हैं। ठीक है, तो ये थी बात अपनी किसकी? एफ परमाणुवीय कक्षक के बारे में। आकृति जटिल होती है, एल का मान 3 होता है, एम का मान कुल 7 होते हैं, और इसीलिए अपन बोलते हैं कि एफ कक्षक जो होते हैं कुल 7 प्रकार के होते हैं। आकृति जटिल होने के कारण निर्धारित करना कठिन होता है। ठीक है, तो इसकी आकृति अपन यहाँ पर नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलो, तो ये थी अपनी बात यहाँ पर एफ परमाणुवीय कक्षकों के बारे में, और इसी के साथ हमने जो परमाणुवीय कक्षक होते हैं वो यहीं पर समाप्त हो जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चलो अब बात करेंगे अपन आगे की तरफ, और अगली चर्चा अपनी होने वाली है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, परमाणुवीय कक्षकों के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण। तो अगला हेडिंग आता है अपना, क्योंकि अपन दोनों पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पढ़ चुके हैं, परमाणुवीय कक्षक भी पढ़ चुके हैं। तो क्या लिखेंगे अपन? हेडिंग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या परमाणुवीय कक्षकों के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, तो हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या परमाणुवीय कक्षकों के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण क्या होगा, इसके बारे में अपन चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस आधार पर तत्व जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। इस आधार पर तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला एस ब्लॉक तत्व, दूसरा पी ब्लॉक तत्व, आप लोग सब जानते हैं इनके बारे में विस्तार पूर्वक। थर्ड है डी ब्लॉक तत्व,
और फोर्थ है एफ ब्लॉक के तत्व। तो कुल 4 प्रकार के तत्व होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या परमाणु कक्षकों के आधार पर। अब बात करें अपन यहाँ पर कि ये तत्व जो होते हैं ये किसे कहते हैं, एक एक के बारे में अपन जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं विद्यार्थियों। तो एक एक को अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं यहाँ पर एस ब्लॉक के तत्व के बारे में। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहली बात तो आप लोगों से पूछी जाती है कि एस ब्लॉक के तत्व कहते किसे हैं। तो वो सिंपल सी डेफिनेशन इसकी आती है कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें एस ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, आवर्त सारणी में वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। अब आपको पता है इन्हें आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है, तो पहले और दूसरे वर्ग में रखा गया है। तो क्या लिखेंगे, इन्हें आवर्त सारणी में फर्स्ट ए व सेकंड ए वर्ग अर्थात प्रथम 2 वर्गों में रखा गया है। 2 वर्गों में रखा गया है। फर्स्ट ए और सेकंड ए अर्थात प्रथम 2 वर्गों में इनको रखा गया है। यहाँ पर बात करते हैं अपन, तो ये जो तत्व होते हैं इनमें सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो देखो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो इस प्रकार से होगा, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS 1 से 2 होता है। कितना होता है, NS 1 से 2 होता है। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर कि आवर्त सारणी में एस ब्लॉक तत्व जो होते हैं उनको प्रथम 2 वर्ग फर्स्ट और सेकंड में रखा गया है और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, NS 1 या 2 होता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसमें तत्व कौन कौन से आते हैं। तो इनको भी आप लोग ध्यानपूर्वक देख लेंगे कि एस ब्लॉक में तत्व कौन कौन से आते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जितनी भी विषय वस्तु है सब आप लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हो, पर फिर भी अपन इसको यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत काम की चीजें और यहीं से क्वेश्चन पेपर बनते हैं। ठीक है ना, तो अपन इसको रिपीट कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको कंप्लीट करते रहें। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर बात करते हैं अपन फर्स्ट ए और सेकंड ए। फर्स्ट ए और सेकंड ए 2 वर्ग अपने पास है। ठीक है, इसमें फर्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट में वर्ग फर्स्ट में क्या होगा, कौन कौन से तत्व आएंगे, तो हाइड्रोजन आएगा, लिथियम आएगा, सोडियम आएगा, पोटेशियम आएगा, रुबिडियम आएगा, सीजियम आएगा, फ्रांसियम आएगा। सेकंड ए में कौन कौन आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, ये तत्व यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो ये हैं अपने फर्स्ट ए और सेकंड ए के तत्व जो आप लोगों को यहाँ पर याद रखने हैं। इनके बात करें अपन, तो देखो फर्स्ट ए के तत्व क्या कहलाते हैं, क्षार धातुएं कहलाती हैं। क्षार धातु, क्षार धातु में क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि इनके हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और सेकंड ए के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु में कहा जाता है
क्योंकि इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के तो होते ही हैं, साथ ही वे जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो मृदा में भी पाए जाते हैं। ठीक है, एक बार मैं इनको थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं ताकि अपन यहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख पाएंगे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, चलो तो इसके बारे में अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1, इसका 3, 11, 19, 37, 55 और 87। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा? 4, 12, 20, 38, 56, 88। ठीक है, इनके लिख लेते हैं अपन क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बहुत सिंपल सा होता है। हाइड्रोजन का आप लोग जानते हैं, हाइड्रोजन का 1s1 होता है। लिथियम की बात करते हैं तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता है तो एक सिंपल सा तरीका अपन ध्यान रखेंगे कि इस परमाणु क्रमांक से पहले वाली अक्रिय गैस लिखेंगे और लास्ट में क्या लिख देंगे? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे कि इस फर्स्ट वर्ग का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1, इसका होता है NS2। ठीक है, कैसे लिखेंगे ध्यानपूर्वक देखेंगे। लिथियम के बारे में बात करते हैं तो इसमें आता है कौन? हीलियम। परमाणु क्रमांक 3 से पहले वाली अक्रिय गैस कौन सी है? हीलियम है। तो हीलियम अपन ने लिख दिया है। अब अपन क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे अपन सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या होता है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? NS1 होता है। अब हीलियम अपन ने लिख दिया है, परमाणु क्रमांक से पहली वाली अक्रिय गैस 2 नंबर पे आती है ये। उसके बाद लिख दिया अपन ने सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब अपन को क्या लिखना होता है? यहाँ पर इस n का मान लिखना होता है और n का मान जो होता है वो होता है कोष की संख्या अर्थात आवर्त की संख्या। और आवर्त की संख्या अपन यहाँ से देख लेते हैं। ये पहला आवर्त है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो ये कौन सा आवर्त में आ रहा है? दूसरे आवर्त में आ रहा है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हीलियम 2s1 लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वैसे ही आप लोग सोडियम का लिख सकते हैं। 11 से पहले वाली अक्रिय गैस कौन सी आएगी? नियोन आ जाएगी। उसके बाद लिखेंगे अपन सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या जाएगा? NS1। अब n का मान लिखना है तो क्या हो जाएगी? वो आवर्त की संख्या यानी कि 3 यहाँ पर अपन लिख देंगे। ठीक है, वैसे ही 19 की अपन बात करते हैं तो इससे पहले वाली अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन है। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1, n का मान लिख देते हैं, कितना हो जाएगा? 4। आर्गन 4s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। वैसे ही रुबिडियम की बात करते हैं। 37 से पहले अक्रिय गैस कौन सी आती है? क्रिप्टोन। 36 आती है और सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे अपन NS1। यहाँ पर n का मान लिख देते हैं, कितना आएगा? कोष आवर्त की संख्या 5। ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। सीजीएम की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? जीनोन 6s1 और फ्रांसियम का हो जाएगा रेडॉन 7s1। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके बारे में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर भी वही पहली वाली अक्रिय गैस तो क्या हो जाएगी? 4 से पहले कौन सी आती है? हीलियम आती है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? दूसरे आवर्त में आएगा 2s2। ठीक है, नियोन 3s2, आर्गन 4s2, क्रिप्टोन 5s2, जीनोन 6s2, रेडॉन 7s2। तो ये इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने बात यहाँ पर कर ली है एस ब्लॉक तत्वों के बारे में विस्तार पूर्वक। इसी प्रकार से अपन पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक इन सभी तत्वों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का ये सबसे सिंपल सा तरीका मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को पूरी आवर्त सारणी में जितने भी तत्व होते हैं 118 तत्व, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाना अगर बताऊंगा तो आप लोग उसको ध्यानपूर्वक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय विद्यार्थियों।